संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जा चुका हो और इसी बीच उस बैठक के होने के पहले किसी वजहों से लोकसभा भंग कर दी गई हो, तो भी लोकसभा के भंग होने का उस संयुक्त अधिवेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और उस संयुक्त अधिवेशन में उस विधेयक को पारित किया जा सकता है। अब यदि किसी विधेयक को चाहे संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया हो या दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित किया गया हो, उसके पारित होने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की यह स्वीकृति बहुत मायने रखती है, जिसे हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति या निषेधाधिकार के नाम से भी जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति का प्रावधान है। जब राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक को भेजा जाता है तो साधारण विधेयक यदि वह है तो राष्ट्रपति को उसके संबंध में 3 विकल्प प्राप्त हैं अनुच्छेद 111 के अनुसार। पहला कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा या राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति विधारित कर लेगा अर्थात रोक लेगा अर्थात स्वीकृति नहीं देगा। और तीसरा, राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ये 3 विकल्प राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। यदि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी तब तो वह विधेयक कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। यदि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति रोक ली तो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद भी वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर पाएगा। यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने के बदले संसद को पुनर्विचार हेतु उस विधेयक को वापस कर दिया है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित करके चाहे संशोधित रूप में या अपने पहले वाले मूल रूप में ही पारित करके फिर से यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा सिवाय उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के, और इस प्रकार से वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो यह तो संसद में साधारण विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया अर्थात सामान्य कानूनों के बनने की प्रक्रिया है। जो अन्य विधेयक हैं उनके बारे में, क्योंकि वो भी एक प्रकार के कानून ही हैं, कुछ बातें थोड़ा सा लीक से हट करके हैं। जहां जहां भिन्नता है उसकी हम चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे, तब तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के दृष्टि से जहां जहां भिन्नता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साधारण विधेयक की तो बात ये हुई। अब यदि कोई विधेयक वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, तो वित्त विधेयक को पारित करने में साधारण विधेयक से कुछ भिन्नता है। वो भिन्नता क्या है? तो पहली बात तो ये कि किसी भी वित्त विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाएगा, पेश किया जाएगा। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जबकि साधारण विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि किसी वित्त विधेयक को किसी भी लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में सामान्य विधेयकों के बारे में
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक और अंतर है, वह क्या कि यदि वित्त विधेयक को संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है और उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति के संबंध में वही तीनों विकल्प प्राप्त होते हैं कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वित्त विधेयकों के पारित होने के संबंध में संयुक्त अधिवेशन संसद के दोनों सदनों का बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये याद रखना चाहिए कि वित्त विधेयकों को पारित करने के संबंध में भी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। निश्चित रूप से इसे आप दिमाग में बैठा लें। लेकिन याद रहे कि कौन सा वित्त विधेयक, ये बजट के अंतर्गत एक करों के प्रस्तावों को पारित करने से संबंधित विधेयक होता है जिसे वित्त विधेयक कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में धन विधेयक होता है। तो यदि उसे पारित करने की प्रक्रिया है बजटीय वित्त विधेयक जो है, तो वो धन विधेयक ही है, नाम उसका वित्त विधेयक है, इसलिए उसको पारित करने के बारे में तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता। उसको पारित करने के बारे में धन विधेयक की प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन उसको छोड़ करके अन्य कोई वित्त विधेयक है तो उसे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भी पारित किया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो संक्षेप में यदि कहें तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करने के संबंध में मूल रूप से दो अंतर हैं कि साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। और दूसरी बात यह कि साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इन दो अंतरों को छोड़ करके शेष संपूर्ण प्रक्रिया वित्त विधेयक को भी पारित करने के संबंध में वही होती है जो साधारण विधेयक को पारित करने के संबंध में होती है, और इस पर भी स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति को वही सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि किसी साधारण विधेयक के संबंध में प्राप्त होती हैं। अब वो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो एक अलग विषय है, उस पर राष्ट्रपति पर जब हम व्याख्यान देंगे तो वहां पर स्पष्ट करेंगे। अब आता है नंबर धन विधेयक का, मनी बिल का। मनी बिल स्वाभाविक रूप से मनी बिल है, इसलिए हर हालत में ये सरकारी विधेयक होगा। वित्त विधेयक भी सरकारी विधेयक भी होगा, क्योंकि पैसे की मांग कौन करेगा संसद से? तो सरकार करेगी, क्योंकि खर्च करने, बनाए गए नीतियों को, योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए बजट सरकार बनाती है और बजट के अंतर्गत व्यय को स्वीकृत कराया जाता है या संसाधनों की मांग की जाती है संसद से। तो क्योंकि सरकार ही ये करेगी, इसलिए चाहे वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, ये दोनों विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होते हैं। केवल साधारण विधेयक ही अनिवार्य सरकारी विधेयक भी हो सकता है, निजी विधेयक भी हो सकता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक हमेशा ही सरकारी विधेयक ही होंगे, ऑफिशियल बिल ही होंगे। तो धन विधेयक सरकारी विधेयक होगा। हमने पहले ही बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसको पारित करने की जो प्रक्रिया है वह साधारण विधेयक से महत्वपूर्ण रूप में थोड़ा सा अलग है। और एक ही मूल बात जो प्रारंभ में ही मैं बता दूं कि धन विधेयक को पारित करने के संबंध में
राज्यसभा को केवल औपचारिक भूमिका दी गई है, उसकी शक्तियां केवल औपचारिक हैं, नाम मात्र की हैं। इस संबंध में निर्णायक शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। वह कैसे? तो आप देखें, धन विधेयक को पारित करने के संबंध में सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी धन विधेयक या मनी बिल को वित्त विधेयक के समान ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी बात कि किसी भी धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों ही दृष्टियों से वित्त विधेयक और धन विधेयक में समानता है। इन दो समानताओं को छोड़ करके धन विधेयक को पारित करने की जो शेष प्रक्रिया है वह साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों से ही भिन्न है। वह कैसे? कि जब लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाएगा तो लोकसभा के द्वारा उसे अपने साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। ये सब प्रक्रिया साधारण विधेयक वाली, तीनों वाचन, ये सब कुछ उसमें होंगे। जब लोकसभा के द्वारा उस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा, धन विधेयक को, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है। वो क्या? कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि यह मनी बिल है या धन विधेयक है। इसके बाद ही उसे राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इसे पारित करने के संबंध में उसे साधारण विधेयक की प्रक्रिया और शक्तियों का प्रयोग करना है या धन विधेयक वाली प्रक्रिया और शक्तियों का प्रयोग करना है। क्योंकि पहले ही बताया गया कि धन विधेयक को पारित करने के संबंध में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वह बहुत सीमित हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित करने के संबंध में क्या कर सकती है? तो राज्यसभा या तो उस विधेयक को पूरी तरह से जस का तस पारित कर देगी और उसे अधिक से अधिक 14 दिन के भीतर उसे पारित करना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस विधेयक को पारित नहीं करती है तो भी मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसको उसी रूप में पारित कर दिया है जिस रूप में कि लोकसभा ने राज्यसभा के पास उसको भेजा था। यदि राज्यसभा संशोधित रूप में उस विधेयक को पारित करती है तो भी उसे उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में कि लोकसभा ने उसको पारित किया था। अर्थात लोकसभा ने जिस रूप में भी पारित किया था वह विधेयक उसी रूप में पारित होता है। राज्यसभा अधिक से अधिक उसके पारित होने में 14 दिन का विलंब कर सकती है। इससे अधिक लोकसभा की मर्जी के बिना धन विधेयक के संबंध में कुछ भी राज्यसभा नहीं कर सकती। उसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति एक औपचारिकता मात्र है। औपचारिकता मात्र क्यों है? तो इसलिए कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे में यदि अपनी अनुमति से ही, उस राष्ट्रपति की अनुमति से ही उस विधेयक को यदि प्रस्तुत किया गया है तो जब पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पुनः वह विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से क्यों मना करेगा? वह स्वीकृति दे ही देगा। इसलिए राष्ट्रपति की धन विधेयक पर स्वीकृति एक औपचारिकता मात्र होती है। इसके बाद वह धन विधेयक भी अधिनियम बन जाता है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि किसी भी धन विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति बनेगी ही नहीं, क्योंकि निर्णायक शक्ति लोकसभा के पास है।
राज्यसभा उसे अस्वीकृत नहीं कर सकती, लोकसभा के मर्जी के विपरीत भिन्न रूप में उसे पारित नहीं कर सकती। इसलिए संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों की संभावना नहीं है। यही कारण है कि किसी भी धन विधेयक को पारित करने के संबंध में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। यह संयुक्त अधिवेशन केवल वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को ही पारित करने के संबंध में बुलाया जा सकता है। यहां तक कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता। तो इस प्रकार से संसद के विधि निर्माण की यह प्रक्रिया है। इसके माध्यम से संसद कानूनों को निर्मित करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही सरल रूप में संसद में कानून कैसे बनता है समझ में आया होगा। आप सब कमेंट बॉक्स में इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें और यदि यह वीडियो व्याख्यान आपको लाभप्रद प्रतीत हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपना कमेंट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो अगला व्याख्यान होगा उसका विषय होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिस पर कि राष्ट्रपति के बारे में न केवल संवैधानिक प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे बल्कि उन बहुत सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे जो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है और जिसको लेकर के राष्ट्रपति की शक्तियों और उसकी संवैधानिक स्थिति पर बहुत सारी चर्चा होती है और बहुत अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।